कर दिया था। अब हमारा क्या रह रहा है, एसी सर्किट, राइट। तो एसी सर्किट में हमारे पास 3 चीजें होती हैं जो तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। दैट इज, सबसे पहले हमारे पास सीरीज आरएलसी सर्किट, ठीक है, सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। दूसरा आता है तुम्हारे पास पैरेलल आरएलसी बेस्ड सर्किट, ठीक है। उसके साथ क्या होगा, रेजोनेंस। एक सेकंड होल्ड, एक सेकंड। हाँ, तो उसके बाद हमारे पास क्या है, रेजोनेंस कंडीशन, राइट। और हमारे पास वेवफॉर्म बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ जो तुम्हारे सारी चीजों में काम आएगा। देखो हमारे पास क्या होता है, लोड। लोड को हमने फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है। एक होता है हमारे पास रेजिस्टिव लोड, एक होता है हमारे पास इंडक्टिव लोड, और एक होता है हमारे पास कैपेसिटिव लोड। ठीक है। रेजिस्टिव लोड मतलब रेजिस्टर है, इंडक्टिव लोड मतलब इंडक्टर है, कैपेसिटिव लोड मतलब कैपेसिटर है। रेजिस्टर को R से डिनोट करते हैं, इंडक्टर को L से डिनोट करते हैं, कैपेसिटर को C से डिनोट करते हैं। रेजिस्टर की यूनिट क्या होती है, ओम। इंडक्टर की यूनिट क्या होती है, हेनरी। और कैपेसिटर की यूनिट क्या होती है हमारे पास, फैरेड। जनरली ये तुम्हें मिली हेनरी में मिलेगा, तो उसको तुम्हें स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके। हम्म। अब इसके बाद तुम्हारे पास क्या होता है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि तुम्हारे पास एक प्लेन वायर है और एक रेजिस्टर वाली वायर है। तो किस केस में आसानी से करंट फ्लो होगा, प्लेन वाली वायर में, राइट। अब इसी तरह अगर तुम्हारे पास एक प्लेन वायर है और एक इंडक्टर वाली वायर है, तो किस केस में आसानी से करंट फ्लो होगा, प्लेन वाली वायर में या इंडक्टर वाली वायर में, प्लेन वायर में, ठीक है। तो इसका मतलब इंडक्टर के अंदर कोई ना कोई रेजिस्टेंस है जो करंट को फ्लो होने से रोक रहा है ना। इंडक्टर के अंदर कोई ना कोई रेजिस्टेंस है जो करंट को फ्लो होने से रोक रहा है। और इंडक्टर के अंदर के रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस ही होता है, बट बोलने के लिए हम इसे क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस, ठीक है। रिएक्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्सएल से। और एक्सएल का फॉर्मूला होता है हमारे पास ओमेगा एल। एंड व्हाट इज ओमेगा ओवर हेयर, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, 2πf। तो हमारे पास एक्सएल का क्या फॉर्मूला हो गया, 2πfl, ठीक है। क्लियर है ये चीज। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस की अगर मैं डिफाइन बोलूं तो इसमें डिफाइन क्या होगी, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास एक प्लेन वायर है और एक कैपेसिटर वाली वायर है। तो मुझे बताओ किस केस में आसानी से करंट फ्लो होगा, प्लेन वाली वायर में या कैपेसिटर वाली वायर में, प्लेन वायर में। इसका मतलब क्या है कि कैपेसिटर के अंदर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है जो करंट को फ्लो होने से रोकता है। तो उसके रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है एक्सी। एक्सी को हम का क्या फॉर्मूला होता है, एक्सी इज इक्वल टू 1/ωc, ठीक है। तो हमारे पास अगर रेजिस्टर है तो उसका रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, अगर इंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस एक्सएल, और अगर हमारे पास कैपेसिटर है तो उसका रेजिस्टेंस एक्सी हो जाएगा। और व्हाट इफ अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन है, आर और एल का कॉम्बिनेशन, आर और सी का कॉम्बिनेशन, और आर एल सी का कॉम्बिनेशन, राइट। तो उस केस में इनके रेजिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, इम्पिडेंस से। इम्पिडेंस से जेड।
तुमने 12th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है, पढ़ा हुआ है ना। तो अगर हमारे पास आर एल सी है तो उस केस में z का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। और अगर आर सी है तो उस केस में क्या हो जाएगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। और अगर आर एल है तो z का क्या फॉर्मूला होगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। और इन सब की यूनिट क्या होगी, सारे ऑल आर इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस। तो बताओ मुझे इसकी यूनिट क्या होगी। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, ट्राइंगल बना है, ठीक है। 3 टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं। एक होता है हमारे पास इम्पीडेंस ट्राइंगल। ट्राइंगल ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है। इसमें फिक्स्ड होता है कि बेस में क्या होगा, रेजिस्टर, ओके। परपेंडिकुलर पे क्या होगा, इंडक्टर का रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का रेजिस्टेंस। मतलब ये मान लो कि अगर आर एल है तो एक्सएल होगा, है ना। और अगर आर सी है तो एक्सी होगा। और अगर आर एल सी तीनों ही है तो हम क्या लेंगे, एक्सएल माइनस एक्सी, या एक्सी माइनस एक्सएल, डिपेंड करता है कि किसकी वैल्यू ज्यादा है, ओके। और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज पे क्या होगा, जेड, एंगल कितना होगा, फाइव, ठीक है। ये फिक्स्ड होता है हमेशा। ये है तुम्हारा कौन सा ट्राइंगल, इम्पीडेंस ट्राइंगल। अब रेजिस्टेंस में तुम करंट को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाता है, वोल्टेज। तो अब क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, वोल्टेज ट्राइंगल। ये सारे जो ट्राइंगल होते हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं, ठीक है। तो बेस में अगर रेजिस्टर है तो वोल्टेज ट्राइंगल बना लूं तो ये भी कितना हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। अगर यहाँ पे एक्सएल और एक्सी है तो ये कितना हो जाएगा, वीएल और वीसी, राइट। वीएल मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, वीसी मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। और यहाँ पे ये टोटल रेजिस्टेंस है, मतलब सबका रेजिस्टेंस को हम इम्पीडेंस बोलते हैं, तो यहाँ पे टोटल वोल्टेज है। तो वी आर का क्या फॉर्मूला होगा, आई इंटू आर। वीएल का क्या फॉर्मूला होगा, आई इंटू एक्सएल। और वीसी का क्या फॉर्मूला होगा, आई इंटू एक्सी। और टोटल वोल्टेज का क्या फॉर्मूला होगा, आई इंटू जेड, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, V इंटू आई क्या बनता है, बताओ मुझे। हम्म, V इंटू आई क्या होता है, पावर, ठीक है। अब मैं तुम्हें पावर के डिटेल बता रही हूँ जो तुम्हारे एसी सर्किट में यूज होगी। हमारे पास पावर 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक होती है हमारे पास एक्टिव पावर, एक होती है हमारे पास रिएक्टिव पावर, और एक होती है हमारे पास एपरेंट पावर। एक्टिव पावर को P से डिनोट करते हैं, रिएक्टिव पावर को Q से डिनोट करते हैं, एपरेंट पावर को S से डिनोट करते हैं। एक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई कॉस फाई। रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई साइन फाई। एपरेंट पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई, ठीक है। अब एक्टिव पावर हमारा कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे हमारा सिर्फ रेजिस्टिव लोड होगा। रिएक्टिव पावर हमारा कहाँ यूज होगा, जहाँ पे हमारे पास इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड यूज होगा, ठीक है। और एपरेंट पावर हमारा कहाँ यूज होगा, जहाँ पे आर एल, आर सी और आर एल सी लोड यूज होगा, क्लियर। रेजिस्टिव मतलब एक्टिव पावर की यूनिट क्या होती है हमारे पास, वॉट। जैसे हम कहते हैं ना मार्केट से 5 वॉट का बल्ब ले आऊं। तो रेजिस्टिव लोड हमारा कहाँ पे यूज होता है, हमारे ऑल होम अप्लायंसेस, जितने भी हम घरों में चीजें यूज करते हैं, बल्ब, फ्रिज वगैरह, वो सब क्या होता है, रेजिस्टिव लोड। अब इसी तरह रिएक्टिव पावर की यूनिट क्या होती है हमारे पास, वी ए आर। वी ए आर स्टैंड्स फॉर वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, ठीक है। और एपरेंट पावर की यूनिट क्या होती है हमारे पास, वीए। वीए स्टैंड्स फॉर वोल्ट एम्पियर। तो इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड हमारा कहाँ पे यूज होता है, जैसे कि फैक्ट्रीज वगैरह में, या फिर इंडस्ट्री में हैवी हैवी इंडक्शन मोटर होती है ना, वहां। और आरएलसी लोड हमारा कहाँ यूज होता है, जहाँ पे मेनली ट्रांसफॉर्मर में,
ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे अगर पावर ट्रायंगल को डिफाइन करूं तो रेजिस्टिव लोड के लिए कौन सी पावर होती है हमारे पास? एक्टिव पावर। तो बेस में क्या आ जाएगी? एक्टिव पावर। परपेंडिकुलर के लिए हमारे पास क्या होती है? रिएक्टिव पावर, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर होता है, तो इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए हम रिएक्टिव पावर यूज करते हैं। और टोटल पावर कौन सी होती है हमारे पास? एपरेंट पावर। राइट। तुम ऐसे मान लो कि तुम्हारे पास एक चिप्स का पैकेट है, ठीक है, ल- और उसमें तुम्हारे पास 4-5 चिप्स है बस। तो जो चिप्स तुम खाओगे वो कौन सी एक्चुअल पावर होगी जो तुम कंज्यूम करोगे? दैट इज एक्टिव पावर। बाकी सब हवा है, तो वो हवा कौन सी पावर होगी? रिएक्टिव पावर। और तुम्हें पेमेंट किसकी करनी पड़ रही है? हवा की और चिप्स की, है ना? तो टोटल पावर कौन सी पावर होगी? एपरेंट पावर। ठीक है। या फिर इसका एक और एग्जांपल आता है कि सपोज तुम्हारे पास बियर का कप है, तो बियर एक्चुअल में जितनी है वो कौन सी पावर होगी? बताओ तुम। जो तुम कंज्यूम करोगे, एक्टिव पावर। ऊपर जो फ्रोथ है वो कौन सी पावर होगी? रिएक्टिव। पेमेंट किसकी करनी पड़ रही है? दोनों की, एपरेंट पावर। ठीक है, ये लिख लो अब। अब इसमें हमारे पास क्या आएगा? साइन फाई, कॉस फाई, टैन फाई। ठीक है। तीनों के केसेस में मुझे साइन फाई, कॉस फाई, टैन फाई बताओ। तो यहाँ से तुम्हारे पास साइन फाई, कॉस फाई, टैन फाई की वैल्यू आ जाएगी तीनों ट्राइंगल से। राइट। अब इसके बाद एक तो ये फॉर्मूलाज यूज होंगे। तो डिपेंड करता है कि तुमसे कॉस फाई पूछा जाएगा तो तुम्हें क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग तुम ये फॉर्मूलाज यूज कर लेना। ठीक है। अब तीनों ट्रायंगल पे तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस। तो तीनों ट्रायंगल पे लगाओ। अगर ये लगाओगे तो तुम्हारे सारे फॉर्मूलेस एक ही उसमें कवर हो जाएंगे, अलग से याद नहीं करना पड़ेगा। आर, एल, सी सारी वैल्यूज दी है। यू नीड टू कैलकुलेट करंट। आई इज इक्वल टू वी बाई जेड, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, whenever we'll have the combination of RLC, then instead of resistance we'll take impedance, right? तो Z, हम्म, अगर आर एल है तो भी इम्पिडेंस होगा, आर सी है तो भी इम्पिडेंस होगा, आर एल सी है तो भी इम्पिडेंस होगा। सिर्फ एक्सएल है, मतलब एल है तो एक्सएल लोगे, सिर्फ कैपेसिटर है तो एक्सी लोगे, और सिर्फ रेजिस्टर है तो आर लोगे। ओके।